मुल्तान में इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा राई, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान लड़ाई। शहरियार और आम जंग में तब्दील हो गया। पथराव, एंटी और सोटों का आज़ाना इस्तेमाल। पुलिस ने पीटीआई रहनुमा के डेरे पर छापा मारकर आमिर डोगर समेत दर्जनों कारकुनान गिरफ्तार कर लिए। सड़कें ब्लॉक कर दी गई। पीटीआई की मरकजी क़यादत की जानिब से आमिर डोगर की गिरफ्तारी की मजम्मत। दूसरी जानिब पुलिस ने NA 155 से लीगी उम्मीदवार शेख तारिक रशीद और मलिक अनवर को भी हिरासत में ले लिया। परवेज इलाही के घर पर छापा और हामियों का अगवा हुकूमत की नंगी फस्तायत है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वफाकी और निगरान हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और गिरफ्तारियाँ पानामा इंकशाफात और नैब के इन मुकदमात का नतीजा थी। उनको कैद में भी VIP माहौल और प्रोटोकॉल मिलता रहा। इसके बरक्स ये हरासगी, गिरफ्तारियों, जेर हिरासत, तशद्दुद और इग़वा वगैरह को खालिस्तान सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें यकीन है किसी भी सतह के इंतखाबात नहीं जीत सकते। चोरों का टोला अपने अज़ान में कामयाब नहीं होगा। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब जाने से बचा लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। हत्तुल मकान कोशिश है कि IMF के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के हक में हो। कयास आराइयों में किसी का कोई फायदा नहीं। ये वही IMF मुआहदे हैं जो इमरान खान करके गए थे। इमरान खान ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा, बड़ा फर्क होता है किसी का लंदन से आकर गिरफ्तारी देना और इस बुज़दिल शख्स ने जो चूहे की तरह घर में छुप कर बैठा है, 3 महीने से प्लस्तर नहीं उतार रहा, तरले कर रहा है। किसी तरह घर में नजरबंद यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। हमारे पास 20 रोज के पेट्रोल और 29 रोज के डीजल का स्टॉक मौजूद है। बस कोई किल्लत पैदा करने वालों को आखिरी बात कह रहा हूँ, आज ही रुक जाएं वरना सख्त नताइज भुगतना पड़ेंगे। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक की मख्फिया को वार्निंग। कहा, ज़ाहिर अंदोज करने का लाइसेंस मंसूख कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब माफिया सरगर्म है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोल बहरान, शहरी परेशान। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद 1 दिन की राहदारी रिमांड पर मलिक पुलिस के हवाले कर दिए गए। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने केस की समाअत की। आज तक किसी ने मुझसे मौजूद मुकदमों की तफ्तीश नहीं की, सियासी तफ्तीश कर रहे हैं। अदालती पेशी के मौका पर शेख रशीद की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि इमरान खान को नाअहल कराने का फैसला कर चुके हैं। ये इमरान खान को किसी सूरत नहीं आने देंगे। मुझे भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, मैं जान दे दूंगा, हमदर्दी नहीं बदलूंगा, इमरान खान के साथ डट कर खड़ा रहूंगा। PTI के 43 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात रोक दिए गए। PTI अरकान असम्बली के इस्तीफे मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। अदालत का इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीब ने PTI MNAs की इस्तीफों के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। PTI की जानिब से बैरिस्टर अली जफर अदालत में पेश हुए। इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। सदर मुमलिकत आरिफ अवली का इलेक्शन कमिश्नर को खत। सदर मुमलिकत ने खत में कहा कि आइन ताखीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इलेक्शन का शेड्यूल फौरी जारी करे। आइन असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाने पर जोर देता है। इलेक्शन कमीशन फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो आइन की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा।
टाइम में रोज से 1 घंटा भी इलेक्शन आगे नहीं हो सकते। मुल्क में अमन आमा की सूरत हाल का जवाब दिया जा रहा है। अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए अमन आमा दुरुस्त है तो फिर आम इंतखाबात के लिए क्यों नहीं? वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी का सवाल। कहा, पाबंदी के बावजूद अफसरों की तब्दीलियां की जा रही हैं। ज़ाब्ता अहलाक के तहत तबादले नहीं किए जा सकते। इदारों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई। एस्टैब्लिशमेंट को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का पता है। जिम्मेदारी का मुज़ाकरा करना होगा। अदालत ने स्पीकर के सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। सद उमर ने राजा रियाज को मुखातिब करके कहा, राजा रियाज साहब लीडर ऑफ अपोजिशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। दूसरी जानब PTI रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि PTI मैदान छोड़कर ना भागे। अप्रैल के महीने में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएं। हमें किसी सियासी लीडर का कोई खौफ नहीं। PTI तमाम असेंबलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। गैर मुल्की इमाम पर मुंतखब हुकूमत हटाई गई। रजीम चेंज सहूलतकारों ने 1100 अरब की करप्शन के केसेस खत्म कराए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी की PTM हुकूमत पर तनकीद। कहा, अपोजिशन लीडर को तब्दील करने के बाद खौफ के बायस इस्तीफे कबूल हो गए। फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। NA 265 में मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। IMF के कहने पर कौम पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने IMF की पॉलिसी अवाम के सामने रख दी। कहा, सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोएं। सिंध में घरों की तामीर के लिए $1.5 अरब की जरूरत है। उम्मीद है IMF से बातचीत मस्बत रहेगी। IMF सैलाब की तबाहकारियों से मुतासरा कौम के साथ शराइत नामित करे। तुर्किया और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 8000 के करीब जा पहुंची। जल्जले से तबाही शाम में अमवात की तादाद 7800 से भी तजावुज कर गई। तुर्किया में हलाकतों की तादाद 5800 से जायद हो चुकी है। तुर्किया में जल्जले से 31777 अफराद जख्मी। दूसरी जानब पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने तुर्किया में ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से इमदाद का सिलसिला भी जारी। गलती से बाज रहें। चीन ने अमरीकी खुद मुख्तारी खतरे में डाली तो भरपूर जवाब देंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने चीन को आगाह कर दिया। कहा, गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये करके भी दिखाया। मेरे इक़्तिदार में आने से पहले शोर था। चीन की कुव्वत बढ़ रही है और अमरीका कमजोर हो रहा है। अब अमरीका दुनिया में नीचे नहीं जा रहा। प्यूटन की जारजियत अमरीका और दुनिया के लिए इम्तिहान है। जब तक जंग जारी है, अमरीका यूक्रेन के साथ खड़ा है। और इंतजार की घड़ियां खत्म। PSL 8 शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी। नई ट्रॉफी की रनुमाई कल होगी। ट्रॉफी के स्टार को 24 कैरात सोने से तैयार किया गया। ट्रॉफी की रनुमाई लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में की जाएगी। चेयरमैन PCB नजम सेठी ट्रॉफी की रनुमाई करेंगे। तकरीब में PSL फ्रेंचाइज के कप्तान भी शरीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, मुल्तान में पुलिस ने इलेक्शन कमीशन में हंगामा आराई के इल्जाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। मुल्तान में आज कागजात नामजदगी जमा कराने के दौरान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के कारकुनान में झगड़ा हो गया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन का ऑफिस मैदान जंग बन गया। पुलिस ने हंगामा आराई के इल्जाम में PTI के रहनुमा आमिर डोगर के डेरे पर छापा मारकर 10 कारकुनान को हिरासत में ले लिया है। सिटी पुलिस अफसर राना मंसूर के मुताबिक छापे के दौरान PTI के 10 से ज्यादा कारकुनान को हिरासत में लिया गया।
मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने आमिर डोगर और दीगर की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। कारकुनों ने 2 मकामात पर टायर नजर आतिश करके सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर फवाद चौधरी की जानिब से आमिर डोगर की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। फवाद चौधरी ने कहा है कि आमिर डोगर की गिरफ्तारी से जेल भरो तहरीक का आगाज हो गया। फवाद चौधरी ने कहा कि जेल भरो तहरीक मस्बत साबित होगी। हर मामूली मामले को जवाज बनाकर पीटीआई रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। जो कुछ भारत कश्मीर में कर रहा है वही कुछ यहाँ हो रहा है। दूसरी जानिब पुलिस ने NA 155 में उम्मीदवार शेख तारिक रशीद और मलिक अनवर को भी हिरासत में ले लिया। दोनों मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को मुल्तान के निश्तर अस्पताल से गिरफ्तार किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस छापों की शदीद मजम्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि गुजरात में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस के पे छापों और उनके हामियों के अगवा और बिला जवाज गिरफ्तारियां इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके सरपरस्तों की जानिब से हमारे हामियों को खौफजदा करने के लिए रवा रखी जाने की जिंदगी है। इमरान खान ने मजीद कहा कि महज याद दहानी के लिए अर्ज है कि हमारे दौर में शरीफों के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयां और गिरफ्तारियां पानामा इंकशाफात और नैब के इन मुकदमात का नतीजा थी, जिनमें से 95% से ज्यादा हमारे हुकूमत में आने से पहले कायम किए गए। उनके साथ तो कैद में भी VIP सलूक किया गया, मगर उनका खद NRO था जिसे मुस्तरद किया गया। उन्होंने कहा कि इसके बरक्स यह हिरासती गिरफ्तारियां ज़ेर हिरासत तशद्दुद और इकवा वगैरह को खालिस्तन सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें यकीन है कि किसी भी सतह के इंतखाबात नहीं जीत सकते, चुनाचा रियासती कुव्वत के जुल्माना इस्तेमाल से हमें कुचलना चाहते हैं। ये अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके हरबों से हमारा अज़म मजीद पुख्ता होता है। मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा और विफाकी वज़ीर इत्तेहाद मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफाल्ट की जानिब जाने से बचा लिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत ने कहीं ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। इलेक्शन हुकूमत ने नहीं, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात जारी हैं। हत्तुल मकाम कोशिश है कि IMF के साथ मुज़ाकरात पाकिस्तान के हक में हो। कयास आराइयों में किसी का कोई फायदा नहीं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये वही IMF मुआहदा है जो इमरान खान करके गए थे। गुज़िश्ता हुकूमत इस मुआहदे को मुअत्तल करके गई थी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट की जानिब से बचा लिया। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन तलाश कर रहे हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान का नाम लिए बगैर कहा कि बड़ा फर्क होता है किसी का लंदन से आकर गिरफ्तारी देना और इस बुज़दिल शख्स में जो चूहे की तरह घर में छुप कर बैठा है। उन्होंने कहा कि 3 महीने से प्लस्तर नहीं उतर रहा, तरले दे रहा है कि किसी तरह घर में नजरबंद यानी ऑनलाइन गिरफ्तारी का ऑप्शन मिल जाए। वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोलियम मसनूआत ज़ख़ीर करके मनसूई बहरान पैदा करने वालों को सख्त नताइज से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। 2 दिन में आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। जिस फोर्स का मैं जिक्र कर रहा हूं उतनी देर में वो फोर्स आपके सामने आ चुकी होगी। तो आप जरा सिर्फ मुझे 2 या 3 दिन दीजिए, उसके बाद मैं दोबारा हाथ कंगन को आरसी क्या मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाऊंगा। इसी तरह का कागज एक ले आऊंगा और फिर आपको बताऊंगा कि इसकी इन्फोर्समेंट का क्या तरीकाकार इख्तियार किया गया और कहां कहां इन्फोर्समेंट हो चुकी है। इस वजह से मैंने बारहा कहा, आज भी मैंने कहा और दरखास्त की और अब दोबारा करता हूं कि आप रुक जाएं। जो भी हैं आप चंद ही लोग हैं, कुछ ही लोग हैं, बाकी तो तमाम इज्जतदार लोग हैं जो हक हलाल की कमाई खाते हैं। आप कुरान में देख लें, अहादीस में देख लें, पूरी इस्लामी तारीख में देख लें और खुद बताएं कि ज़ख़ीरा अंदोजों के मुतल्लिक हमारे मजहब ने क्या कहा है, उनको क्या कहा गया है। तो जो कहा गया है वो इस मर्तबा हो जाएगा। आज सुबह से कल शाम से, क्योंकि कल भी मैंने ये कहा था कि मुल्क में इतने दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है और बाज़ छोटी कंपनियां जो हैं शायद वक्त से फराहम नहीं कर रही अपना तेल,
تو لیکن آج صبح سے بظاہر آپ ہی لوگوں کی خبر، کیونکہ آپ ہی لوگ ہماری آنکھیں بھی ہیں، ہمارے کان بھی ہیں، اور آپ ہمارے اوپر چیک بھی ہیں، تینوں چیزیں آپ لوگ ہیں. تو آپ ہی لوگوں سے جب خبریں آنی شروع ہوئیں کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں جگہ کے اوپر شارٹیج ہو رہی ہے اور ریشننگ ہو رہی ہے، تو پھر میں نے آج یہ 3 میٹنگز کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. 3 مرتبہ یہ نمبرز چیک کرنے کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اسی وجہ سے آپ کو یہ میں نے کاغذ دیا ہے کہ جو چاہے ان کو ویریفائی کر لے، تاکہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہ رہ جائے کہ آپ نے کہا تھا. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو لکھ کے دے دیا ہے. میں نے یہ کاغذ آپ کو دے دیا اور آپ کے توسط سے 22 کروڑ عوام کے سامنے رکھ دیا ہے، اور درخواست کی ہے تمام کیمرہ والے جو ہمارے دوست بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں کہ اس کو فلیش کر دیں ٹیلی ویژن کے اوپر. آئی شیل بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار دس. تو اس وجہ سے میں آپ کے سامنے ڈیٹا رکھ رہا ہوں، میں آپ کو اوپینین نہیں دے رہا. اور یہ ڈیٹا میں اوگرا سے میٹنگ کرنے کے بعد، او سی اے سی کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد، اور انفرادی طور پہ اور تمام لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد، تمام جو میجر آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان سب سے ڈیٹا لے کر اسے ویریفائی کر کے پھر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. ہمارے ملک میں تیل ہے. آج آپ نے مجھے صبح بھی خبر دی کہ کچھ جگہ کے اوپر وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. روک کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے تیل کی قیمت بڑھ جائے گی. کہ آئی ایم ایف آیا ہوا ہے، کوئی تیل کی قیمت بڑھ جائے گی تو ہم نے روکا ہوگا تیل تو وہ ڈبل ہو جائے گا. تو بھائی جان، نہ وہ ڈبل ہوگا، وہ ڈبل نہیں ہوگا اور آپ کو نقصان ہوگا. دونوں چیزیں ہوں گی، آپ کے سامنے آ جائیں گی. کچھ بریک ڈاؤن کے اوپر جی وہ کام تمام مکمل ہو چکے. ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے. وہ تمام کام مکمل ہو چکا ہے. اس کے اندر انفراسٹرکچرل ویو بھی لیا گیا ہے، میکرو ویو بھی لیا گیا ہے کہ ہمارے ملک کی اوور آل اسٹرکچر کے اندر کیا پرابلمز ہیں، ہماری انفراسٹرکچر کے اندر یعنی میزو لیول پہ کیا کیا کمی ہے، اس کا بھی دیکھا گیا ہے. اور اس دن جو حوادث ہوئے ہیں، ایک سیریز کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں، ان کا بھی انالیسس کیا گیا. آپ مجھے صرف یہ اجازت دیں کہ میں وزیر اعظم کو وہ پیش کر دوں 2 دن میں، اور اس کے بعد پھر میں آپ جیسے ہی پیش کروں گا میں آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا. اس وقت تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا کہ ابھی وزیر اعظم نے دیکھی نہیں تو میں آپ کے سامنے. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کو 1 دن کی راہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کر دیا. قبل از عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ آج تک کسی نے مجھ سے موجودہ مقدموں کی تفتیش نہیں کی. مجھ سے ہمیشہ سیاسی بات کی جاتی ہے. یہ عمران خان کو نااہل کروانے کا فیصلہ کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر سے ایک اور پارٹی بنانا چاہتے ہیں. مجھے بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دو. یہ عمران خان کو کسی صورت نہیں آنے دیں گے. باہر سے 3 لوگ جیل میں مجھ سے ملنے آئے. جب کوئی ملنے آتا ہے تو آنکھوں پر پٹی اور ہاتھ باندھ دیے جاتے ہیں. سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ یہ مجھے رات اہم آدمی سے ملوانا چاہتے تھے. میں نے ملنے سے انکار کر دیا. میں جان دے دوں گا، ہمدردی نہیں بدلوں گا. میں عمران خان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہوں گا. مجھے بتایا گیا کہ صوبائی اور مرکز کے الیکشن اکٹھے ہوں گے. مجھے ایک دفعہ جیل سے بھی لے جایا گیا. حوصلہ نہیں ہارنا. جیل میں C کلاس میں رکھا گیا ہے. لاہور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے 43 اراکین کے استعفے منظور کرنے کا اسپیکر کو حکم معطل کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے پی ٹی آئی ایم این ایز کی درخواستوں کی سماعت کی، جس کے بعد عدالت نے الیکشن کمیشن سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے ہیں. ریاض فتیانہ سمیت سابق 43 ارکان قومی اسمبلی کی طرف سے بیرسٹر علی ظفر پیش ہوئے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ استعفے منظور کرنے کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. جسٹس شاہد کریم نے بیرسٹر علی ظفر سے استفسار کیا کہ بتائیں کن قانونی تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا. بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ اسپیکر نے استعفے منظور کرنے سے قبل آئین کے تحت انکوائری نہیں کی. پی ٹی آئی وکیل نے کہا کہ اراکین اسمبلی استعفے منظور کرانے کے لیے اسپیکر کے پاس پیش نہیں ہوئے. اراکین کو سننے بغیر اسپیکر استعفے منظور نہیں کر سکتے. گزشتہ ماہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے 43 اراکین قومی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا. دوسری جانب صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پر انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے خط لکھ دیا ہے. صدر مملکت نے خط میں لکھا کہ آئین تاخیر کی اجازت نہیں دیتا. الیکشن کمیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیوں کے الیکشن کا شیڈول فوری جاری کرے. الیکشن کمیشن انتخابات کا اعلان کرے تاکہ قیاس آرائیوں پر مبنی پروپیگنڈے کو ختم کیا جا سکے. خط میں لکھا ہے کہ انتخابات ملتوی یا ان میں تاخیر کرنے کا جواز فراہم کرنے والے حالات ملک میں نہیں. حالیہ عالمی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ انتخابات کے التوا نے جمہوریت کو
तवील मुद्दती नुकसान पहुंचाया है। आइन असम्बलियों की तहलील के बाद 90 रोज में इलेक्शन करवाने पर जोर देता है। सदर मुमलिकत ने अपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को खल्फ के मुताबिक बुनियादी जिम्मेदारी की याद दहानी करवाते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 218 3 इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात को यकीनी बनाने का फर्ज तफवीज कराता है। इलेक्शन कमीशन फराइज की अदायगी में नाकाम रहा तो आइन के खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार और जवाबदेह ठहराया जाएगा। सदर मुमलिकत ने साबिक अमरीकी सदर इब्राहिम लिंकन का हवाला देते हुए कहा कि इब्राहिम लिंकन ने 1864 में खाना जंगी के दौरान भी इंतखाबात को मुअत्तल करने का नहीं सोचा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि आइन वाज़ेह है कि 90 रोज से 1 घंटा भी इलेक्शन आगे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मुल्क में अमन आमा की सूरत हाल का जवाब दिया जा रहा है। अगर ज़िमनी इलेक्शन के लिए अमन आमा दुरुस्त है तो फिर आम इंतखाबात के लिए क्यों नहीं? दूसरा जवाब वसाइल की कमी का बताया जा रहा है। गुज़िश्ता 9 माह से हालात मजीद खराब हो रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाबंदी के बावजूद अफसरों की तब्दीलियां की जा रही हैं। ज़ाब्ता अखलाक के तहत तबादले नहीं किए जा सकते। ताज्जुब की बात है कि तबादले हो रहे हैं और सब खामोश हैं। सवाल यह है कि तबादले क्या मनपसंद नताइज हासिल करने के लिए किए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे पास लीगल ऑप्शन और पुरअमन एहतजाज का ऑप्शन मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट की जानिब इलेक्शन कमीशन के हुक्म को मुअत्तल करने पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, अदालत ने स्पीकर के सियासी बुनियाद पर किया गया फैसला मुअत्तल कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में असद उमर ने कहा कि 43 तहरीक इंसाफ के MNA की रुकनीत बहाल हो गई। उन्होंने कहा कि राजा रियाज साहब लीडर ऑफ पोजीशन का कमरा खाली करने की तैयारी करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि PTI मैदान छोड़कर न भागे। अप्रैल के महीने में पूरे मुल्क में इलेक्शन करवाए जाएंगे। 90 रोज में इलेक्शन होना जरूरी है। हमें किसी सियासी लीडर का कोई खौफ नहीं। PTI तमाम असम्बलियों के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा PTI हमाद अजहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के 33 लोग मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हम सियासी लोग हैं, लंदन नहीं भागेंगे। उन्होंने कहा कि हम इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। हमने इसलिए इस्तीफे दिए कि मुआशी और सियासी बहरान को खत्म किया जाए। मैदान छोड़कर न भागें, अप्रैल में सारे इलेक्शन करवाएं। कल लाहौर हाई कोर्ट में इंतखाबात की तारीख लेने के लिए हमारा केस लग रहा है। हमें उम्मीद है कि आइन के वादे पर इनखराफ नहीं किया जाएगा। हमाद अजहर का मजीद कहना था कि हमारे लोगों की गिरफ्तारियां की गई और ये सिलसिला अब भी जारी है। हमारे कायद का जिस्म गोलियों से छलनी किया गया। हम इस जद्दोजहद से पीछे नहीं हटने वाले और ना ही हटेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कासिम सूरी ने कहा है कि गैर मुल्की ईमा पर मुंतखब हुकूमत हटाई गई। रजीम चेंज सहूलतकारों ने 1100 अरब की करप्शन के केसेस खत्म करवाए। NA 265 के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर को तब्दील करने के बाद खौफ के बायस इस्तीफे कबूल हो गए। फौरी तौर पर आम इंतखाबात का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्क की मईशत तबाह और महंगाई बढ़ रही है। IMF की शराइत मानकर इजाफी टैक्स लगाए जाएंगे। पंजाब और KPK के असम्बलियों के इंतखाबात का ऐलान नहीं कराया जा रहा। NA 265 में मुखालिफिन को इबरतनाक शिकस्त देंगे। हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी। पेशावर में 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। कासिम सूरी ने कहा कि वक्त के हिसाब से हमारे इस्तीफे का फैसला दुरुस्त था। 1 अरब से ज्यादा का गैस मंसूबा कोयटा में लाया। अपने हल्के में यूनिवर्सिटी और दिल का अस्पताल बनाया है। दूसरी जानिब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की ज़रिए सदारत होगा। इजलास में कानून साजी के साथ साथ कश्मीरियों से यकजहती और भारतीय मुजालिम के खिलाफ करारदाद भी पेश की जाएंगी। जबकि आज ये इजलास जो है दोपहर में होना था। तुर्की और शाम में जल्जले से अमवात की तादाद 8000 से तजावुज कर गई है। तुर्की और शाम में जल्जले ने तबाही मचा दी। अमवात की तादाद 7800 से भी तजावुज कर गई। शाम में हलाक होने वालों की तादाद 1900 से जायद हो गई है। तुर्किया में हलाक होने वालों की तादाद 5800 से जायद बताई जा रही है। तुर्किया में जल्जले से 31777 अफराद जख्मी हुए। तुर्क हुकाम के मुताबिक जल्जले से मुतासरा इलाकों में 5775 अमारतें तबाह हुई। तुर्क हलाल अहमर में मुताबिक जल्जले से मुतासरा इलाकों में 10,000 खैमे लगा दिए गए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान रेस्क्यू टीम ने तुर्किया में ऑपरेशन शुरू कर दिया।
तर्जुमान के मुताबिक पहला ऑपरेशन सेक्टर आदिमान में कायम किया गया है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम कमांडर रिजवान नसीर है। तर्जुमान का कहना है कि 51 रुकनी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम इंटरनेशनल रिस्पांस का हिस्सा होंगी। रेस्क्यू टीम के अरकान अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के स्पेशलाइज्ड हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम यूनाइटेड नेशनल इंसरॉक से सर्टिफाइड है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान रेस्क्यू तुर्क भाइयों के साथ खड़ी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में दोस्त ममालिक के शाना बशाना। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शाम के ज़लज़ले मुतासरीन के लिए इमदादी सामान के 2 तैयारे दमचक भेज दिए गए हैं। शाम के ज़लज़ले मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की रवानगी के वक्त भेजे गए हैं। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने यह कहा है, जबकि चेयरमैन NDMA और शाम के सफीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। इस मौका पर चेयरमैन NDMA ने बताया कि इमदादी सामान में खैमे, कंबल और दीगर एशिया शामिल हैं। तुर्किया के सदर तैयब उर्दवान ने ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने अपने बयान में कहा कि मुल्क में होलनाक ज़लज़ले के बायस होने वाले नुकसानात से इमदादी कामों में दुश्वारी का सामना है और जनूबी तुर्किया में ज़लज़ले का शिकार 10 शहरों का आफत ज़दा करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़लज़ला मुतासरा इलाकों में 3 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज जो है वो कर दी गई है और इमदादी कामों के लिए $5 अरब मुख्तस कर दिए गए हैं। तैयब उर्दवान ने कहा कि मुल्क इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सानहे से गुजर रहा है, जबकि दुनिया के बेशतर ममालिक ने इमदाद और इमदादी सरगर्मियों में ताउन की पेशकश भी की है। उन्होंने मजीद कहा कि ज़लज़ले से बेघर होने वाले अफराद के लिए 45,000 पनाहगाहें जंगी बुनियादों पर तामीर की जाएंगी। ताहम मुतासरा अफराद को अनातोलिया के होटल्स में आर्जी तौर पर रखने पर गौर हो रहा है। तुर्की और शाम में 2 रोज कबल आने वाले ज़लज़ले से 7,500 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके हैं और कई इमारतें जमीन बोस हो गईं। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने और शाम और तुर्की में ज़लज़ले मुतासरीन के लिए $100 मिलियन के इमदादी फंड का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक दोनों ममालिक के मुतासरीन के लिए $50 मिलियन के इमदादी फंड का ऐलान किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान की हिदायत पर रेस्क्यू टीम को पहले ही तुर्की रवाना कर दिया जा चुका है, जबकि मुतासरीन के लिए एक फील्ड अस्पताल भी बनाया गया। इससे कबल मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर ने दोनों ममालिक के सदरों और फोन करके उनके अवाम और मुतासर होने वाले खानदानों से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार भी किया था। पाक फजाइया का दूसरा C-130 तैयारा इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो गया। तैयारा लाहौर से खैमे, कंबल और दीगर अशिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हुआ। C-130 18,500 पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक पाक फजाइया का C-130 हरकुलिस तैयारा जो है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से ज़लज़ले से मुतासर तुर्क भाइयों के लिए 18,634 पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है, जबकि पाक फिजाइया फंसे हुए पाकिस्तानी तलबा और वजारत खारजा और तुर्किया में पाकिस्तानी सफारत खाने के ताउन से वतन वापस लाने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, अगर 2 दिन में तारीख ना दी गई तो अहम एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बल्दियाती इलेक्शन के बाद का प्रोसेस रोका है, बाकी यूसेस की तारीख क्यों नहीं दी जा रही। इलेक्शन कमिश्नर सिंध हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। और कर ले मुकाबला जमात इस्लामी से, करा दे कराची के तमाम वोटर्स का 15 दिन दे दें सिर्फ इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए, और करा लें इलेक्शन कि मेयर का इंतखाब अवाम बराह रास्त करेंगे, पता चल जाएगा आपका मैंडेट कहां है और दूसरों का मैंडेट कहां है। तो इस तरह की बातें ना करें। लोगों ने वोट दिया है, वोट के ऊपर कब्जा करने की कोशिशें की गई हैं, इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें आ रही हैं। 5 बजे तक जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन 5 बजे के बाद
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں دھرنے کیوں دینے پڑتے ہیں؟ اس لیے دینے پڑتے ہیں کہ رات 3 بجے تک فارم 11 نہیں دے رہے تھے لوگ، فارم 12 نہیں دے رہے تھے. کیا چیف الیکشن کمشنر نے اور سیکرٹری الیکشن کمیشن نے اور ممبرز نے یہ نوٹیفیکیشن اسی دوران میں جاری نہیں کی ہماری درخواستوں پہ کہ اگر کسی نے نہیں دیا پریزائڈنگ افسر نے تو ہم کارروائی کریں گے؟ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی تھی؟ اگر ہم دھرنے نہ دیے ہوتے، ہم پریزائڈنگ افسروں کے پاس نہ کھڑے ہوئے ہوتے تو یہ پورے مینڈیٹ کو کھا جاتے. تو دھرنے دینا ہمارا حق ہے اور کراچی کے مینڈیٹ کا تحفظ کرنا ہمارا فرض ہے، اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. لیکن آپ اگر انصاف فراہم کریں گے اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائیں گے تو ہم ہی اتنا ظرف رکھتے ہیں کہ سب سے آگے بڑھ کر آپ کی تعریف کریں گے. لیکن آپ کروائیے اور اس کے نتیجے میں اپنی ساکھ کو بحال کیجئے. نہیں، اصل میں ایم کیو ایم اب جو احتجاج کر رہی ہے، یہ احتجاج اس کو اس وقت کرنا چاہیے تھا نا جب وہ ریجیم چینج کے موقع پر زرداری صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب سب بہادر آباد آ رہے تھے. اس وقت اتنی ویلیو تھی ان کی اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ کہتے کہ بھئی آپ یہ کام کرا دیں ہمارا، تو وہ کام ہو جاتا اس وقت. تو اس وقت تو انہوں نے وزیر حاصل کر لیے، گورنر حاصل کر لیے، ایڈمنسٹریٹر حاصل کر لیے اور اس کے بعد ریجیم چینج میں پورا حصہ ڈال دیا. ملک افراتفری کا شکار ہو گیا، انتشار کا شکار ہو گیا. یہ کس کے ذمہ جاتا ہے؟ اس وقت جو صورتحال ہے سب دیکھ رہے ہیں، کہیں کوئی سرا ملتا ہے؟ تو آپ نے کراچی کے مینڈیٹ کی یہ توہین کی نا کہ اپنا ووٹ بیچا. کراچی کا مینڈیٹ جو بھی تھا آپ کے پاس آپ نے بیچا اور بیچنے کے بعد کراچی کے لیے نہ آئین کی آرٹیکل 140A کے مطابق اختیارات لیے. کہتے الیکشن کا وہ اسمبلی کا اجلاس بلائیے اور بلانے کے بعد منظور کرا لیجئے، تمام اختیارات منتقل کر دیجئے. کیوں نہیں کیا یہ کام؟ اور کیوں نہیں کیا یہ کہ آپ وہ نوٹیفیکیشن کینسل کرواتے؟ اس وقت تو سب تیار ہو جاتے، اس وقت تو یہ بالکل ابتدا تھی، سب صحیح تھی. جب آپ نے وہ کام اس وقت نہیں کیا تو پھر انہی حلقہ بندیوں کو بنیاد بنا کر آپ نے الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی، الیکشن کو ملتوی کروانے کی کوشش کی. لامحدود مدت کے لیے ملتوی کرانا چاہتے تھے یہ لوگ، کسی بھی طریقے سے بلدیاتی الیکشن سے فرار چاہتے تھے. اور جب بالکل آخری گھنٹے تک کام کرنے کے باوجود ناکامی ہوئی تو انہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو الیکشن میں پیپلز پارٹی کا وزیر کہتا ہے کہ حیدرآباد میں یونیورسٹی تعمیر نہیں ہونے دوں گا. رہنما ایم کیو ایم مصطفیٰ کمال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حیدرآباد سے میئر منتخب ہونا چاہیے. گورنر آرڈیننس کے ذریعے حیدرآباد کی تقسیم ختم کریں. اس پر آپ ہائیڈنٹ بنا کر میرا ہی پانی چوری کر کے مجھے بیچتے ہیں، میرا کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے. ہمیں جو ہے وہ رات میں بجلی نہیں دیتے، صبح گیس نہیں دیتے، ہمیں ایڈمیشن نہیں دیتے، ہمیں ہمارے پیلے اسکول کالے اسکول آپ نہ بنا رہے ہیں نہ اس کو بسا رہے ہیں، کوئی یونیورسٹی نہیں دیتے. حیدرآباد کی یونیورسٹی آپ کا وزیر کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں حیدرآباد میں یونیورسٹی نہیں بننے دوں گا. میرا یہ سوال ہے ریاست سے، 75 سال ہو گئے اس پاکستان کو بنے ہوئے، ہم اس پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں. ہمارا خون پسینہ 10 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر پاکستان بنایا، پھر پاکستان چلایا. آج یہ ڈیسائیڈ تو کر لیں ہمارے لیے کہ ہم اس پاکستان میں کس درجے کے شہری ہیں، کس درجے کے شہری ہیں. کیا یہ سندھ کے کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر، نواب شاہ والوں کے پاس اسرائیل کا پاسپورٹ ہے؟ کیا ہمارے پاس انڈیا کا پاسپورٹ ہے؟ کیا آج نہ یہ جو اختیارات جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، اپنی گنتی پوری مانگ رہا ہوں، اپنی حلقہ بندیاں صحیح مانگ رہا ہوں، اس سے کیا مجھے پاکستان کے نیوکلیر ایسٹ کا کوئی اختیار مل جائے گا؟ مجھے کیا پاکستان کی فوج کا کنٹرول مل جائے گا؟ مجھے کوئی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کنٹرول مل جائے گا؟ پاکستان کے خزانوں کا کنٹرول مل جائے گا؟ مجھے تو اس تمام اختیارات وسائل جو میں آج بات کر رہا ہوں، اس سے میری گلی کی پانی کی لائنوں کا اختیار ملے گا. مجھے میری گلی کی گٹر لائنوں کا اختیار ملے گا. مجھے میری گلی میں کچرا اٹھانے کا اختیار ملے گا. آپ 75 سالوں میں مجھے میرے پانی کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں ہو. اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. آپ مجھے 75 سالوں کے بعد مجھے میری گلی سے کچرا اٹھانے کا اختیار دینے کے لیے تیار نہیں. اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. اور ہم آج بھی اس پاکستان کو بچانے اور چلانے کی جو ہے وہ قیمت ادا کر رہے ہیں. یہ کب تک چلے گا آخر؟ کب تک ہم لوگوں کو دلاسے دیں گے؟ اس لیے ہم اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، سارا پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو خدارہ سمجھائے کہ یہ ایک لاوا پکڑا ہے.
40-45 سالوں سے شہر میں آگ اور خون کی ہولی کھیلی گئی ہے. اس سے کم مسائل تھے اس وقت. پیلے اسکول آباد تھے, کوٹا سسٹم پہ نوکری تھوڑی مل جاتی تھی, شہر صاف ہو جاتا تھا, ٹرانسپورٹ کا نظام کچھ تھا, نوکری مل جاتی تھی. آج کچھ بھی نہیں ہے. آج اس 1984-78 سے زیادہ برے حالات ہیں, زیادہ تعصب ہے, زیادہ حق تلفی ہے. تو آج اگر یہ ایم کیوم نہ ہو اور لوگوں کو آزاد چھوڑے تو ہر گلی میں ایک گروپ بنے گا اور وہ پھر قانون اپنے ہاتھ میں لے گا, وہ ہماری بھی بات نہیں سنے گا. تو ہم یہ پاکستان کے لیے کہہ رہے ہیں, خدا کے واسطے ہماری بات, ہماری فریاد سنی جائے. میں بہت مؤدبانہ, بہت آرام سے, بہت تحمل سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب, خدا کے واسطے آپ اس پہ توجہ دے کر یہ مسئلے حل کریں. آپ نے جو ایگری کر رکھا ہے, آپ اس میں آپ کے وزراء آپ کو صحیح بات نہیں بتاتے. وہ آپ کو جو شہر فتح کرنے کی آپ کو داستانیں سنا رہے, شہر فتح نہیں ہوگا, یہ شہر اس طرح فتح نہیں ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں, چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے عالمی اداروں اور عالمی مالیاتی فنڈ سے مطالبہ کیا ہے کہ سیلاب میں ڈوبے لوگوں کو مہنگائی پہ مزید نہ ڈبویا جائے. کراچی میں ڈونر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سیلاب جیسی قدرتی آفت ہمارے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھی. تاریخ میں ایسی آفت پہلے کبھی نہیں دیکھی. سندھ میں سیلاب سے ہر 7 میں سے ایک پاکستانی متاثر ہوا. مشکل گھڑی میں UN سیکرٹری جنرل کی کوششوں کو سراہتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ حکومت کی کامیابی ہے کہ ہم نے عالمی اداروں سے جتنا مانگا اس سے زیادہ ملا. سیلاب سے 3 کروڑ سے زائد افراد متاثر ہوئے. 5 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ ہوئیں. سندھ میں گھروں کی تعمیر کے لیے $1.5 ارب کی ضرورت ہے. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمیں عالمی اداروں بالخصوص عالمی بینک سے تعاون ملا. ہمارے وزیر خزانہ اور IMF کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں. امید ہے IMF سے بات چیت مثبت رہے گی. خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں سے مقابلے میں 12 دہشت گرد مارے گئے ہیں. IS پھر کے مطابق خیبر پختونخوا کے علاقے لکی مروت میں سیکیورٹی فورسز کا دہشت گردوں سے مقابلہ ہوا, جس میں 12 دہشت گرد مارے گئے, جبکہ اسلحہ, گولہ بارود اور افغان کرنسی برآمد کر لی گئی ہے. 1 ہفتے سے دہشت گردوں کی ریکی کی جا رہی تھی. دہشت گردوں کے فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا. دوسری طرف DI خان کی ہتھالہ پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا. 25 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا, کوئی جانی نقصان نہ ہوا. ادھر ملتان میں CTD نے ایک مبینہ دہشت گرد گرفتار کر لیا. خودکش جیکٹ اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جانب سے لکی مروت میں انٹیلیجنس کے اطلاعات پر آپریشن کیا گیا اور دہشت گردوں کے فرار ہونے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا. سیکیورٹی فورسز نے آپریشن 7 اور 8 فروری کے درمیان شب کیا. منصوبہ بندی کے تحت دہشت گردوں کو فرار ہونے کے لیے ایک گاڑی فراہم کی گئی. پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے کہا ہے کہ کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے اسلحہ, گولہ بارود اور افغان کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے. سیکیورٹی فورسز علاقے میں کلیئرنس آپریشن کر رہی ہے. ISPR نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کی گزشتہ 1 ہفتے کے دوران مانیٹرنگ کی گئی. مقامی نمائندین نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو خوب سراہا. رابطہ 2030 تک بجلی کی پیداوار میں 10,000 میگا واٹ اضافہ کر دیا جائے گا, جبکہ زیر تعمیر منصوبہ مکمل ہونے پر پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں بھی 12 ملین ایکڑ فٹ اضافہ ہوگا. چیئرمین رابطہ انجینئر لیفٹیننٹ جنرل سجاد غنی ریٹائرڈ کا جنرل مینیجرز پروجیکٹ ڈائریکٹرز کی پہلی کانفرنس سے خطاب. زیر تعمیر منصوبوں کی مرحلہ وار تکمیل سے 2030 تک وابڈا نیشنل گریڈ میں مزید 10,000 میگا واٹ کم لاگت اور ماحول دوست پن بجلی کا اضافہ کرے گا. سندھ بجلی کی موجودہ پیداوار جو تقریباً 9,500 میگا واٹ ہے, بڑھ کر دگنی یعنی کم و بیش 20,000 میگا واٹ ہو جائے گی, جبکہ منصوبوں کے مکمل ہونے پر ملک میں پانی ذخیر کرنے کی مجموعی صلاحیت میں بھی 12 ملین ایکڑ فٹ اضافہ ہوگا. سستی پن بجلی اور پانی کی یہ اضافی مقدار پاکستان کے اقتصادی استحکام اور
मुआशरती तरक्की में मददगार साबित होगी। चेयरमैन वापटा इंजीनियर लेफ्टिनेंट जनरल सजाद खान रिटायर्ड ने इन ख्यालात का इजहार वापटा जनरल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की पहली कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान किया। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का अहतमाम वापटा हाउस लाहौर में किया गया, जिसका मकसद वापटा मंसूबों पर पेशरफ्त, मसाइल और रुकावटों पर तबादला ख्याल और मंसूबों की तकमील के लिए मौसर इक़दाम का जायजा लेना था। कॉन्फ्रेंस में मेंबर फाइनेंस, मेंबर वाटर और मेंबर पावर के अलावा मुल्क भर से वापटा के जनरल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चेयरमैन ने कहा कि वापटा एक शानदार इदारे के तौर पर कई अशरों से कौमी तरक्की में बुनियादी किरदार अदा करता चला आ रहा है। ताहम मुल्क में वाटर, फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को दरपेश मसाइल के तनाज़े में वापटा को अपनी तवानाई इकट्ठा करने और एक मजबूत इदारे के तौर पर काम करने की जरूरत है। वापटा के ज़ेर तकमील तरक्याती मंसूबों का जिक्र करते हुए चेयरमैन ने कहा कि वापटा दुनिया में गालिबन वाहिद इदारा है जो बैक वक्त पानी और पन बिजली के इतने मंसूबे तामीर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा काम है और इस काम को पूरा करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो इन मंसूबों की हदफ के मुताबिक तकमील है। चेयरमैन ने उम्मीद जाहिर की है कि जनरल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स मंसूबों की तकमील के लिए अपनी बेहतरीन सलाहियतों को बुरोए कार लाकर कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में जनरल मैनेजर्स और प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स ने अपने अपने मंसूबों के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की। इन मंसूबों में दियामर भाषा डैम, दासो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, महमद डैम, तरबेला और 5वां तोसी मंसूबा के 4 नायकास डैम, करमतंगी डैम और खिच्ची केनाल काबिल जिक्र हैं। शहर में बिजली की लोड शेडिंग पर काबू ना पाया जा सका। लेस्को को 300 मेगावाट का शॉर्टफॉल का सामना है। मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 3000 मेगावाट जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फराहमी 2700 मेगावाट की जा रही है। तलब रस्द में फर्क होने की वजह से बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से सारिफीन को मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह रहे कि वफाकी हुकूमत ने 2 घंटे की लोड शेडिंग करने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से शॉर्टफॉल को मद्देनजर रखते हुए लोड मैनेजमेंट की जा रही है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मुअत्तल कर दिए गए हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कानून की फतह करार दे दिया। जमान पार्क के बाहर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। जी बिल्कुल, आज जो हाई कोर्ट का फैसला है जिसमें हमारे पार्लियामेंटेरियन जो है उनको बहाल किया गया है। देखो, इस्तीफे उन्होंने जब दिए थे उन्होंने मंजूर नहीं किए। उन्होंने कहा ये फर्दन आके हमें मिल ले, फिर हम रिज़ाइन इनके मंजूर करेंगे। हमारे तो पहले ही जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे वो वहाँ पे पहुँचे और उन्होंने कहा कि हम इस्तीफे नहीं देना चाहते, लेकिन इन्होंने पीटीआई के डर की वजह से जो है वो ज़बरदस्ती उनके इस्तीफे मंजूर किए, जिसको आज हाई कोर्ट ने फैसला दिया। मैं तमाम जज साहिबान का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और मैं इस फैसले से बहुत खुश हूँ क्योंकि आज नून लीग को फिर हमने एक शिकस्त दे दी है और ये हमारे इंशाल्लाह टाइगर जो है वो असम्बली में जाएंगे और वहाँ पे जो ये सुकून से बैठे इंशाल्लाह इनको तिगनी का नाच हम नचाएंगे इंशाल्लाह ताला। जी, आज से कुछ अर्सा पहले अप्रैल में एक रिजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs ने इसको रिजेक्ट करते हुए असम्बली से इस्तीफे दिए थे। मगर कुछ अर्सा पहले हालात हाजरा को देखते हुए स्ट्रेटजी तब्दील की गई, जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी का हक होता है कि वो वक्त की नौयत के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी चेंज करे और उसके मुताबिक हम ये समझ रहे हैं कि अब जो हमारा टारगेट था कि हम जनरल इलेक्शंस जो मांग रहे थे वो हदफ अब हमारा बहुत नज़दीक आ गया है, क्योंकि उसकी रोशनी में हम समझते हैं कि अपोजिशन लीडर जो है वो हमारी पार्टी का होना चाहिए। जी, ये जो आज हाई कोर्ट का फैसला आया है, हमारे 45 MNAs जो हैं उनको जो ये लोग समझे खड़े थे, जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है कि जी ये डी नोटिफाई हो गए हैं,
या ये इनका अब ये दोबारा से MNA नहीं बन सकते, लेकिन हाई कोर्ट ने नहायत इंसाफ के साथ बहुत अच्छा डिसीजन दिया है और हमारा भी सर फ़ख्र से बुलंद हुआ और कोर्ट का भी सर फ़ख्र से बुलंद हुआ इस चीज़ कि अभी भी मुल्क में इंसाफ बाकी है। और ये जो SSP CIA कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक का CIA इकबाल टाउन का दौरा। CIA इकबाल टाउन रीजन के अफसरान की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में DSP CIA इकबाल टाउन मोहम्मद अली भट्ट और CIA के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। कत्ल, डकैती और संगीन मुकदमा समेत शूटर्स की गिरफ्तारी के लिए टास्क दिए गए। इश्तिहारी और आदि मुजरमान, रिकॉर्ड याफ्तगान और अदालती मफरूरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का भी हुक्म जारी किया गया। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक ने कहा कि ईमानदारी और पेशावराना सलाहियतों को बरोएकार लाते हुए अपने फराइज अंजाम दें। तमाम अफसरान और जवान किसी को कोई महकमाना ट्रांसफर, पोस्टिंग, छुट्टी, जाती मसला दरपेश हो, मेरे दरवाजे हर वक्त उनके लिए खुले हैं। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान की हर सतह पर हौसला अफजाई की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि चीन किसी गलती से बाज रहे। चीन ने अमेरिकी खुदमुख्तारी खतरे में डाली तो भरपूर जवाब देंगे और गुज़िश्ता हफ्ते हमने ये करके भी दिखाया। जो बाइडन ने स्टेट ऑफ द यूनियन से अपने खिताब में कहा कि मेरे इक़्तिदार में आने से पहले शोर था कि चीन की कुव्वत बढ़ रही है और अमेरिका कमजोर हो रहा है। अब अमेरिका दुनिया में नीचे नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि मैंने सदर शी पर वाज़ेह कर दिया कि हम मुकाबला चाहते हैं। सनती अमल में तहलीकी कामों के लिए सरमायाकारी मुस्तकबिल की जमानत है। सदर जो बाइडन का कहना था कि प्यूटन की जातियत अमेरिका और दुनिया के लिए इम्तिहान है। जब तक जंग जारी है, अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा है। अमेरिकी सदर ने अपने खिताब में मईशत की बेहतरी के लिए हरीफ रिपब्लिकन्स को मिलकर काम करने की दावत देते हुए कहा कि मुखालिफिन से लड़ने की बजाय मिलकर काम करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने चीन को खबरदार करते हुए कहा है कि चीन ने अगर अमेरिकी खुदमुख्तारी खतरे में डाली तो भरपूर जवाब देंगे। चीनी सदर पर वाज़ेह रहे कि हम मुकाबला करना चाहते हैं, तनाज़ात नहीं। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपने दूसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में कहा कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन मिलकर अमेरिका को बहरानों से निकालेंगे। 40 साल में सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके पैदा किए। बेरोजगारी की शरह 3.4 हो गई है, जो तारीख की कम तरीन सतह पर है। अमेरिकी मसनूआत एक्सपोर्ट कर रहे हैं और नौकरियों के मौके पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से महंगाई का मसला अवामी है। रूस यूक्रेन जंग की वजह से तवानाई और खुराक के मसाइल भी पैदा हुए, लेकिन अमेरिका में खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी हो रही है। सदर जो बाइडन ने मजीद कहा कि प्यूटन की जारियत अमेरिका और दुनिया के लिए इम्तिहान है। जब तक जंग जारी रहेगी, अमेरिका यूक्रेन के साथ रहेगा। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि दुनिया के किसी भी मुल्क से पहली पोजीशन में है, जबकि लेकिन अभी तक बहुत कुछ करना चाहते हैं। अमेरिका में गुज़श्ता 6 माह में महंगाई में कमी हो रही है। और अब कुछ क्रिकेट के रंग शामिल करें। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन के लिए नई ट्रॉफी मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया, जिसकी रोनुमाई कल होगी। PSL ट्रॉफी 7 एडिशन तक बरकरार रही, जिसके बाद अब नई ट्रॉफी की रोनुमाई कल की जाएगी। इससे पहले इसे ज्यादा देर जबा बना दिया गया है। इस हवाले से जराये का कहना है कि ट्रॉफी के स्टार को 24 कैरात सोने से तैयार किया गया। ट्रॉफी की रोनुमाई लाहौर की तारीखी शालीमार बाग में की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ट्रॉफी की रोनुमाई करेंगे। इंग्लैंड के मोइन अली लीग मैचेस और इस्लामाबाद को दस्तयाब नहीं होंगे। इस तकरीब में PSL फ्रेंचाइजीज के कप्तान भी शरीक होंगे। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।